हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट वे टू स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, तीन टाइप्स होते हैं हमारे सेंटेंस के, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तीनों सेंटेंसेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो कितने से बड़ा भी सेंटेंस हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको अगर हमें उसका मीनिंग समझना है तो हम उसका मीनिंग कैसे समझेंगे। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि बड़े से बड़े सेंटेंस का मीनिंग कैसे समझा जाए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे कि क्लोजेस के बारे में, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं। सेंटेंस की फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप में भी हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह भी पहचानने का ट्राई करेंगे, समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस होता क्या है, किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस होता है हमारे जो फीलिंग होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, उन्हें कन्वे करने का एक वे होता है। अगर हम हमारी बात किसी एक शब्द में नहीं कह पाते हैं तो हम शब्दों का एक समूह यूज़ करते हैं अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। यही हमारा सेंटेंस है। कुछ सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के माध्यम से हम अपनी हर बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सेंटेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना हम किसी भी शब्दों के समूह को सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस होता है, सबसे पहले तो सेंटेंस एक थॉट को एक्सप्लेन करता है, एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का। अगर आप वर्ड्स को किसी भी अनमीनिंगफुल वे में अगर अरेंज कर देते हो तो वो एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, करेक्ट सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस के लिए आपको जो शब्दों का सीक्वेंस है वो करेक्ट रखना होगा। जैसे कि हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, द अम्ब्रेला ऑफ माई फादर वॉज इन योर बैग। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, योर बैग वॉज माई फादर इन द अम्ब्रेला। शब्दों के सीक्वेंस चेंज होने से उसका सेंटेंस का मीनिंग ही बिल्कुल चेंज होता है, हो जाता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें एक तो वर्ड का जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके साथ साथ सेंट्रल रूल होता है किसी भी सेंटेंस का कि इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी होता है। बिना और सब्जेक्ट और वर्ब के वो सेंटेंस अपने सेंटेंस होने की क्वालिटी को पूरा नहीं कर पाता है। तो ये दो चीज़ हम ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है, इसके साथ ही साथ उसका जो सीक्वेंस है वो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सेंटेंस के। दैट डॉग वोंट सिट, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है और हमारे पास वर्ब है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है सिट और दैट डॉग हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है ही वेंट टू लाइब्रेरी, ही हमारा सब्जेक्ट और वेंट हमारी वर्ब है। ये तो हम समझ गए, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस भी है जिसका हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन हमने इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमने इसको सेंटेंस की कैटेगरी में क्यों रखा है। तो सेंटेंस की कैटेगरी में हमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, सभी टाइप्स में सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इम्पेरेटिव का मतलब होता है किसी को कमांड देना, एडवाइस देना, या फिर कमांड देना, एडवाइस देना, सजेशन देना। ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आती है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी भी इंसान को या किसी भी वस्तु को एड्रेस करके उसको एज्यूम करके उसके बारे में हमारा सेंटेंस बोला जाता है। उसको बताया जाता है वस्तु या व्यक्ति को कि तुम्हें ये काम करना है, उसे सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो एज्यूम्ड किया गया है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में हमारे एक्सेप्शंस मान सकते हैं हम इनको, जिसमें बिना सब्जेक्ट के भी वो सेंटेंस की क्वालिटी जो होती है उनको कंप्लीट करते हैं। तो यह तो हमारा हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। भी हम कौन कौन से सेंटेंस है जिसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस है उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है। तो सेंटेंस के हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर के हमारा सेंटेंस बनता है।
दो हमारे कंपोनेंट है, कंपल्सरी कंपोनेंट है, यानी अगर ये कंपोनेंट नहीं होंगे तो हमारा सेंटेंस ही नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शनल कंपोनेंट भी है। ऑप्शनल कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो मीनिंग को क्लियरिफाई करने के लिए काम में आते हैं, लेकिन अगर इन कंपोनेंट को हटा दिया जाए, इनको हटाने पर भी सेंटेंस को इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे कि अगर हमारे किसी सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो हमारा सेंटेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेंटेंस के लिए 2 चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हटा देते हैं या कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं या एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, फिर भी वो सेंटेंस ही रहेगा। जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कंपल्सरी कंपोनेंट है, तो किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज़ नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ये एक फ्रेज भी हो सकता है, समटाइम ए फ्रेज ऑल्सो। एक फ्रेज जो होता है उसे भी हम सब्जेक्ट मानते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास जो 3rd नंबर वाला सेंटेंस है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि एक फ्रेज को एज ए सब्जेक्ट कैसे माना जाएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिsurgence इन COVID-19 इन्फेक्शन इज स्पेक्यूलेटिव। ये हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानने के लिए करते क्या है? सब्जेक्ट होता क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर जिस व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, जिसकी स्थिति, जिसकी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, वह हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो मोस्टली हमारे जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के पहले और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, अब कितना बड़ा पार्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर ये है सेंटेंस, हमारा 3rd सेंटेंस, ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इज़ हमारी यहाँ पे वर्ब है, तो क्या ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा? और इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो एक हमारा टॉपिक होता है कंजक्शन, जो हमारे 2 वर्ड्स, 2 नाउन को जोड़ता है, जोड़ करके उन्हें एक में कन्वर्ट कर देता है। यही चीज़ हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी, इस सब्जेक्ट में भी हो रही है। द पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी संभावना? ऑफ रिज्यूजेंस इन COVID-19 इन्फेक्शन। तो ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, भले ही बड़ा हो लेकिन ये पूरी एक नाउन को इंडिकेट करता है, एक पर्टिकुलर आइडिया, एक पर्टिकुलर टॉपिक को इंडिकेट करता है। इसीलिए हमने बात की थी कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बार एक फ्रेज भी होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में एक ऐसी नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज जिसके बारे में बात की जा रही है, अज्यूम टू डू समथिंग और टॉक्ड अबाउट, वह हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हीरो ऑफ द सेंटेंस होता है और मोस्टली क्या होता है, वर्ब के पहले आता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हम पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है। जैसे कि मैन इज़ स्पिरिचुअल बीइंग, मैन इज़ स्पिरिचुअल बीइंग, बात किसकी जा रही है, किसकी स्टेट को बताया जा रहा है? मैन की स्टेट बताई जा रही है, मैन इज़ का मतलब बी वर्ब होती है जो स्टेट को दर्शाती है। तो मैन इज स्पिरिचुअल बीइंग, मैन की स्टेट को दर्शाया जा रहा है कि वो स्पिरिचुअल बीइंग है, तो यहाँ पे मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस है हमारा, डिफ़िकल्टीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज़ की स्टेज बताई जा रही है। डिफ़िकल्टीज़ की स्टेज क्या है कि दीज आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। तो यहाँ पर भी ये डिफ़िकल्टीज़ हमारा सब्जेक्ट है। 3rd सेंटेंस के बारे में हमने बात की थी, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए रिज्यूजेंस इन COVID-19 इन्फेक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज़ स्पेक्यूलेटिव, यहाँ पे भी स्टेट बताई जा रही है। ठीक है, हेटर्ड एंड पेशेंस इन ह्यूमन नेचर हैव करप्टेड द ह्यूमन लाइफ। हैव करप्टेड हमारी वर्ब, इन्हें भ्रष्ट कर दिया है। किसने भ्रष्ट कर दिया है? तो भ्रष्ट करने वाला है हमारा हेटर्ड एंड पेशेंस इन ह्यूमन नेचर। तो यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हम पहचानना सीखे हैं कि सब्जेक्ट हमारा किसी भी सेंटेंस का नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज हो सकता है जो बताता है कि किस चीज़ के, एज्यूम टू डू समथिंग, जिसके बारे में ये जाना जाए कि ये कोई काम कर रहा है या उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। अब बात की जाती है वर्ब की। सेंटेंस में वर्ब क्या होती है और इसे हम पहचानते कैसे हैं? तो वर्ब इज़ ए वर्क दैट इज़ डन। कोई भी सेंटेंस जो होता है बिना किसी वर्ब के कंप्लीट ही नहीं होता है। कि हाँ,
किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर हम बात बताते हैं तो उसमें क्या बताएंगे, या तो कोई क्रिया हो रही है उसके बारे में बताएंगे, या किसी स्थिति के बारे में बताएंगे कि किसी भी चीज़ की ये स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें जिस वर्ड के द्वारा इंडिकेट की जाती है वह वर्ड होता है हमारा वर्ब। तो बस यही होता है, इट डिफाइंस ए पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को इंडिकेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का कंपल्सरी कंपोनेंट होता है हमारी वर्ब। जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, द एम्पावर्ड ग्रुप्स वर रिकॉन्स्टिट्यूट ऑन May 29। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले हमने पहचाना सीख लिया था। तो द एम्पावर्ड ग्रुप्स वर रिकॉन्स्टिट्यूट, इनका ग्रुप्स का क्या हुआ, दे वर रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी जो काम किया गया है ना वह हमारी वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम किया जा रहा है या जो स्टेट के बारे में बताया जा रहा है वह हमारी वर्ब होती। तो पहचानना सीख गए हम, वर्ब कैसे पहचानेंगे, जो काम किया जा रहा है मोस्टली सब्जेक्ट के बाद में आती है और टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। ये हमने वर्ब वाले सेक्शन में डिटेल से स्टडी भी किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्ट। हमने बात की थी 5 कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस, कंपल्सरी कंपोनेंट में था हमारा सब्जेक्ट और वर्ब। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल कंपोनेंट की। किसी भी सेंटेंस में ऑप्शनल कंपोनेंट वो होते हैं अगर इनको हटा भी दिया जाए तो भी सेंटेंस अपनी जो बीइंग ए सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको लूज़ नहीं करता है। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि द नाउन और प्रोनाउन हु हैज़ बीन एड्रेस्ड इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन जिनको एड्रेस किया गया हो, जिनके बारे में बात नहीं की जा रही है, डिटेल पूरा सेंटेंस के बारे में जो बात की जा रही है वो जिस चीज़ के बारे में बात की जाएगी वो तो हमारा सब्जेक्ट होगा, लेकिन बीच में उस चीज़ को एड्रेस किया गया है तो जिस चीज़ के बारे में एड्रेस किया गया है वह हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो वर्ब से हमारा डायरेक्टली लिंक्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारी वर्ब से डायरेक्टली लिंक्ड तो नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली उसकी मीनिंग का प्रभाव उस पर पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, शी स्टडीड क्लासिकल म्यूज़िक। इस सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट पहचानेंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या है। तो शी स्टडीड, स्टडीड हमारी वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है। उसने अध्ययन किया, किस चीज़ का अध्ययन किया, क्लासिकल म्यूज़िक, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बता रहा है। शी स्टडीड क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। उसने क्या पढ़ा, आप क्या क्वेश्चन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट तो हम समझ गए, लेकिन इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट में डिफरेंस क्या होगा, तो हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑप्शन। एक एग्जाम्पल, आई प्रोमिस्ड द चिल्ड्रन ए ट्रिप टू जू। हमारे पास 2 नाउन है हमारी वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा वर्ब के बाद में आता है, वर्ब के बाद में हमारे पास 2 नाउन है, द चिल्ड्रन आएगा और ए ट्रिप टू जू। इनमें से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट तो वो होगा जिसका सीधा फ़र्क। आप पहले वर्ब को पढ़ेंगे, जैसे कि आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, क्या वादा किया, क्या वादा किया, ए ट्रिप टू जू, आई प्रोमिस्ड ए ट्रिप टू जू। अगर इस सेंटेंस में हम एक बार ये चेक करके देख लेते हैं केवल कि दोनों ऑब्जेक्ट में से एक एक ऑब्जेक्ट को हटा करके देख लेते हैं। आई प्रोमिस्ड द चिल्ड्रन, मैंने बच्चों से वादा किया, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, नहीं, क्योंकि इसने वादा किया लेकिन क्या वादा किया यह इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हम आई प्रोमिस्ड द चिल्ड्रन, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं। वहीं अगर हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, उसको हटा करके देखते हैं, आई प्रोमिस्ड अ ट्रिप टू जू, मैंने जू की एक ट्रिप का वादा किया। किस चीज़ का वादा किया, ए ट्रिप टू जू, यानी जो हमारी वर्ब है उससे जो डायरेक्ट लिंक्ड जो हमारी नाउन होगी, डायरेक्ट लिंक जो फ्रेज होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो इनडायरेक्ट लिंक्ड होगा जिसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है उसके अंदर, वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। शी मस्ट बी कुकिंग फूड फॉर मी, दोनों में से कोई सा भी हटा लो जो जिसको हटाने के बाद में आपको कुछ कमी से फील हो, जैसे कि शी मस्ट बी कुकिंग फॉर मी, शी मस्ट बी कुकिंग फॉर मी, वो मेरे लिए पका रही होगी, क्या पका रही होगी, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग फुल नहीं आ रहा है, तो फॉर मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वहीं अगर हम बात करें शी मस्ट बी कुकिंग फूड,
ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट लग रहा है, वो खाना पका रही होगी। यहाँ पे अगर फॉर मी हटा भी दिया जाए तो इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि जो हमारी वर्ब है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अगर जिस वर्ब पर पड़ता है वो डायरेक्ट, जिस नाउन पर पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस पर इनडायरेक्ट फ़र्क पड़ता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करेंगे हम एडवर्ब क्या होती है। तो एडवर्ब वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब इज़ द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ वर्ब इज़ टू बी डन। यह हमारी वर्ब के बारे में ही बताती है, जैसे कि एडवर्ब नाम से पता चल रहा है वर्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन किससे, मैनर से, किस तरीके से वो काम किया जा रहा है, किस जगह पर किया जा रहा है और कौन से टाइम पे वो काम किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें एडवर्ब के माध्यम से पता चल जाती हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन के माध्यम से भी बताई जा सकती है, इसीलिए एडवर्ब के स्लैश लगा करके मैंने प्रीपोजिशनल वाला भी कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था ऑप्शनल कंपोनेंट वाले सीक्वेंस में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। शी कम टू मी मोर हैप्पीली, वो मुझ तक आई, ठीक है, मोर हैप्पीली, ज़्यादा खुश होकर के आई तो सही, लेकिन कौन से मैनर में आई, वर्ब का मैनर, प्लेस और टाइम जो वर्ड्स बताते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। आई तो सही लेकिन किस मैनर में आई, मोर हैप्पीली। तो यहाँ पे जो मोर हैप्पीली वर्ड है हमारा, वह हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो खेल तो रहे हैं लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, किसी ग्राउंड में खेल रहे, ग्राउंड में खेल रहे। तो कि वर्ब के खेलने की क्वालिटी खेलने से रिलेटेड है, खेलने का प्लेस बताया जा रहा है। तो हमारी जो वर्ब है उसका मैनर, उसका प्लेस, उसका टाइम या उसके बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी सेंटेंस में दी जाती है तो वह हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। हमारा लास्ट है कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ की तारीफ़ करना, जैसे कि एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है हमारी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, ये तो हम समझ गए। कॉम्प्लीमेंट होता है एडजेक्टिव ही, यानी किसी भी चीज़ की तारीफ़ करता है। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, एक तो होता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की तारीफ बताएगा और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की तारीफ बताएगा। सीधी सादी बात है। तो चलिए समझते हैं कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एज वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट इज़ टू टेल अबाउट समथिंग मोर, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल में बता रहा है, ज़्यादा बात बता रहा है, तो वह हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा बताने के लिए हम एडजेक्टिव का ही यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो क्वालिटी बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि शी इज़ द राइजिंग स्टार ऑफ डांसिंग, वह डांसिंग का जो राइजिंग स्टार है वह है। तो ठीक है, यहाँ पे राइजिंग स्टार क्या है, राइजिंग स्टार ऑफ डांसिंग, ये जो एक फ्रेज़ है ये कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट किया किसके लिए जा रहा है, हमारे जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए अगर कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है तो वह हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यही चीज़ अगर हमारी यही अगर हमारे ऑब्जेक्ट के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि द टीचर कॉल्ड द पीपल अ फूल। फूल कौन है यहाँ पे, द पीपल, और पीपल कौन है, पीपल है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है तो वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन आपको समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारी, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है या फिर ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा है, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, पॉल हायर्ड ए कैब। ये क्वेश्चन दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रॉपर सेंटेंस सीक्वेंस आपको पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहचानेंगे कि हमारे पास क्या है, पॉल क्या है, सब्जेक्ट है, हायर्ड वर्ब, ठीक है, और हायर्ड व्हाट, ही हायर्ड ए कैब,
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सीधा साधा सीक्वेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। अगर दूसरे सेंटेंस की बात की जाए, द ग्रैंड मदर टोल्ड हर स्टोरीज, ठीक है, ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड क्योंकि बताने का काम कौन कर रही है, ग्रैंड मदर कर रही है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड हमारी वर्ब होगी, हर स्टोरीज, हर अलग है, स्टोरीज अलग है इन दिस सीक्वेंस। तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, बताया, क्या बताया, स्टोरीज बताई। यहाँ पे अगर हर को हटा भी दिया जाए, ग्रैंड मदर टोल्ड स्टोरीज, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन अगर स्टोरीज को हटा करके देखेंगे अपन, ग्रैंड मदर टोल्ड हर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सा रह जाता है, जो मीनिंग है पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बताया था, जहाँ पे मीनिंग कंप्लीट हो, जिस ऑब्जेक्ट को रख करके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है, बताया जा रहा है, तो बता क्या रही है, स्टोरीज बता रही है। तो स्टोरीज हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हर यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज आ जाएगा तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो शी पुट द बुक ऑन द टेबल, उसने किताब टेबल पर रखी। ही पुट द बुक ऑन द टेबल, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, पुट हमारी वर्ब हो गई, द बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल कंटेंट, और ये हमें बता रहा है हमारी वर्ब की सिचुएशन, यानी किताब को रखा तो गया है लेकिन कहाँ रखा गया है, टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर रखने के लिए किताब का यूज़ लिया है, तो ये एडवर्बियल फॉर्म हो गया, यानी ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हमें पहचानना है कि हमारी सब्जेक्ट कौन सी है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और एडवर्बियल प्रीपोजिशन कौन सी है। तो ये सारे हमारे कुछ टेस्ट सीरीज हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस हैं। अब चलिए पहचानते हैं हम भी कुछ ही सेंटेंस को। ये सेंटेंस मैंने लिया डायरेक्ट द हिंदू एडिटोरियल से, क्योंकि इसी टाइप के सेंटेंसेस आते हैं एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ओपन एंडेड डिबेट एंड म्यूचुअल फंड्स एंड गारंटीड एडिशंस आर वन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट। ये आप समझ ही गए होंगे, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। वन ओपन एंडेड डेब्ट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड गारंटीड एडिशंस, ये तीनों चीज़ें किस कंजक्शन से जुड़ी हुई है, एंड से, और इस तरह ये पूरी मिल करके पूरा एक सब्जेक्ट को बनाती है, ठीक है। एक सब्जेक्ट होकर के, और आर हमारी वर्ब होगी जो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है, और वन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, ये इनका हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है द अटैकर मे हैव ड्रोन टू इन्वेस्टिगेट आवर सीक्रेट प्लेसेस। ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमें पहचानना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, वर्ब कौन सी होगी और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे द अटैकर्स मे हैव हमारी वर्ब है, अटैकर्स हमारा सब्जेक्ट है, ड्रोन हमारा ऑब्जेक्ट है, टू इन्वेस्टिगेट और सीक्रेट प्लेसेस, ये एडवर्बियल प्रीपोजिशन हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारी हैव की सिचुएशन को बता रहा है, उसके मैनर को बता रहा है। क्या रख सकते हैं कि टू इन्वेस्टिगेट आवर सीक्रेट प्लेसेस, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम विजिटेड द साइट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम पूरा एक फ्रेज है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विजिटेड हमारी वर्ब होगी और द साइट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि साइट का भी 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनका मीनिंग। तो अगर आपको नहीं पता है तो कन्फ्यूजिंग वर्ब वाली वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताई है इस चीज़ को। तो सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। एक बार हम इनके स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो हमें बड़े से बड़ा सेंटेंस समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस इज योर बेसिक सेंटेंस। सबसे बेसिक सेंटेंस जो होता है, जो अपने आप स्टैंड रहता है इंडिपेंडेंट क्लोज के रूप में, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कैन कंटेन 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब ऑल्सो, बट नॉट ईच वन ऑफ। कैसे? देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। जैसा कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, शी लाफ्ड एट मी, वो मेरे ऊपर हंसी। हंसने वाली एक है और क्रिया भी हंसने की एक ही हुई है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन
दो वर्ब एक साथ भी हो सकती है, जैसे कि ही वॉश्ड एंड आयरन द क्लोथ्स, ठीक है, वो है उसने धोए और कपड़ों को इस्त्री भी किया, उसने कपड़े धोए और कपड़ों को इस्त्री भी किया। तो दोनों वर्ब्स यूज़ की गई है, लेकिन फिर भी ये सिंपल सेंटेंस है। दो वर्ब यूज़ करने पर भी ये सिंपल सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस है किंग कॉन्ग एंड गोडजिला डिस्ट्रॉयड द सिटी। यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट है लेकिन हमारी वर्ब एक है, फिर भी ये सिंपल सेंटेंस है। तो ये सिंपल सेंटेंस कब नहीं होता? ये सिंपल सेंटेंस तब नहीं होता जब हर एक सब्जेक्ट का वर्ब अलग अलग होती, तभी हमारा सिंपल सेंटेंस न होकर के कंपाउंड सेंटेंस होता। तो सिंपल सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि इसका सब्जेक्ट और वर्ब एक ही हो सकता है, या तो सब्जेक्ट एक होएगा, वर्ब एक सब्जेक्ट की दो वर्ब हो सकती है, या फिर दो सब्जेक्ट की एक वर्ब हो सकती है। ये हमारे सिंपल सेंटेंस की क्वालिटीज़ रहेंगी। अब जब हम पहले कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करें, उससे पहले हमें क्लॉजेस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्लॉजेस को समझे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्लॉजेस क्या होता है। क्लॉजेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एक्सेप्ट फॉर सम इम्पेरेटिव क्लॉजेस एंड कैन बी आइदर इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। क्लॉजेस होता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का एक समूह है, ठीक है। सेंटेंस भी तो यही होता था। जो सेंटेंस का सबसे छोटा पार्ट जो होता है ना, वो क्लॉजेस होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन कौन से सेंटेंसेस में नहीं होता था? सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी नहीं होता। तो इम्पेरेटिव क्लॉजेस जो होते हैं उनमें भी सब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं होता है, वहाँ पे हम सब्जेक्ट को अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं। तो क्लॉजेस दो तरह के होते हैं, तो इंडिपेंडेंट और एक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लॉजेस तो दो तरह के हो गए, इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है और कौन सा सबऑर्डिनेट? तो एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन एग्जिस्ट एज कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन, वेयर एज ए सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो अपने आप में अपनी मीनिंग को कंप्लीट करता है। सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था, वो अपने आप एक सब्जेक्ट होता है उसका और एक वर्ब होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो हमारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता है, वहाँ पे हम दो या दो से अधिक क्लॉजेस का यूज़ करते हैं। वो क्लॉजेस अलग अलग हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी एक क्लॉज जिसकी अपनी मीनिंग हो, या उसको अगर अलग भी कर दिया जाए उस सेंटेंस से, तो भी वो अपनी खुद की एक मीनिंग कंटेन रखता हो, अपनी खुद की एक मीनिंग हो उसकी, तो वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। जबकि अगर उस सेंटेंस में से किसी एक ऐसे क्लॉज को या किसी ऐसे सेंटेंस को अलग निकाल दिया जाए जिसको अलग करने के बाद में उसकी मीनिंग हम समझ नहीं पाएँ, तो वह हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कैसे? चलिए समझते हैं। आई वॉन्ट टू मीट हर बट शी इज़ नॉट देयर, ठीक है। क्या इस सेंटेंस में अगर हम दोनों सेंटेंसेस को अलग कर दें, आई वॉन्ट टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, हाँ, ये अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी इज़ नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं है, ये दोनों सेंटेंस ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। चलिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज को तो हम समझ गए, लेकिन अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री ही कुड कुक्ड फूड हिमसेल्फ, उसने खुद ही खाना बना लिया। ही कुक्ड फूड हिमसेल्फ, उसने खुद ही खाना बना लिया, हाँ जी, इंडिपेंडेंट है। लेकिन बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, ये कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना, वो डिपेंड रहेगा जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपनी मीनिंग अपने आप कंप्लीट करेगा, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारा, वो डिपेंड रहेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज को हटा दिया जाए तो वो अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अधूरा सा रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, उसके साथ हमेशा कुछ लिंकिंग वर्ब्स या फ्रेजेस यूज़ किए जाएंगे, जिन्हें सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि
बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, तो यहाँ पे बिकॉज लगाया गया है। तो ये भी एक हिंट होती है कि जिस सेंटेंस के आगे हमारा लिंकिंग वर्ब लगा हुआ रहता है तो वहाँ से उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब जब हम क्लॉज के बारे में पढ़ ही चुके हैं तो चलिए हम समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस इज कम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का जो समूह होता है उसे कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, और इसको कंपाउंड करने के लिए कंपाउंड कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें केवल और केवल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ किया जाता है। दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं। केवल 5 लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, 5 या 6, जिन्हें हम याद कर लेते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए कंपाउंड सेंटेंसेस को पहचानना। पहला है फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो। फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो, ये जो हमारी 6 या 7 जो है लिंकिंग वर्ब, ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा यूज़ किए जाएंगे, और इनके साथ में एक सेमीकोलन भी यूज़ किया जाएगा जो 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेगा। और सिंपल सेंटेंसेस भी कैसे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाले, ठीक है। जैसे कि किंग कोंग डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय द सिटी बट गॉडजिला एंजॉयड इट। गॉडजिला ने इसे एंजॉय किया, किसे, कि किंग कोंग तो सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ करके कौन कौन से लिंकिंग वर्ब्स हैं, फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट और सो, इन वर्ड्स से जोड़ करके जो हमारे सेंटेंस बनाए जाते हैं वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। शी वॉश्ड एंड ही आयरन्ड द क्लोथ्स, हमने बात की थी सिंपल सेंटेंस में, अगर यहाँ पे ये ही हटा दिया जाता, शी वॉश्ड एंड आयरन्ड द क्लोथ्स, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर शी वॉश्ड एंड ही आयरन्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट भी अलग हो रहा है हमारा, और हमारी जो वर्ब्स हैं वो भी दोनों अलग अलग हो रही है, तो यह है हमारा कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो 2 या 2 से अधिक हो और उन्हें एक ही वाक्य के रूप में लिखा जाए, लेकिन उन 2 या 2 से अधिक वाक्यों का अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र मतलब भी हो। जैसे कि वंदु एंड विनोद लेफ्ट देयर हाउस फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली यट देयर डिपार्चर कॉज मोर डिफ़िकल्टीज फॉर देयर फैमिलीज। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिंकिंग वर्ड देखेंगे। लिंकिंग वर्ड है हमारा यट और बट, ठीक है। यट या बट दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। अब क्या ये दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं? तो वंदु एंड विनोद लेफ्ट देयर हाउस फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली, हाँ ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। उसके बाद में देयर डिपार्चर कॉज मोर डिफिकल्टीज फॉर देयर फैमिली, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसके साथ साथ लिंकिंग वर्ब है यट और बट, तो यह है हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंड एंड इंडिपेंडेंट क्लोज विद वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज। यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज आएगा जिसकी इंपॉर्टेंस या जिसका जो मीनिंग होता है कंप्लीट तभी होता है जब वो इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जुड़ता है। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, किंग कोंग एंड गॉडजिला डिस्ट्रॉयड द सिटी बिकॉज दे वर फाइटिंग। बिकॉज, अगर यहाँ पे बिकॉज दे वर फाइटिंग ये सेंटेंस को अलग कर दिया जाए तो इसका मीनिंग नहीं होता है। इसका ये अपनी मीनिंग कंप्लीट करेगा जब इसे इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज जंपिंग ऑन द रूफ लाइक ए मंकी ऑन द ट्री, ठीक है। ये भी लाइक भी हमारा लिंकिंग वर्ड है। और थर्ड सेंटेंस है, एज द स्कूल फी ऑफ देयर 3 children कंटिन्यू टू माउंट द फैमिली डिसाइडेड टू पुल देयर डॉटर आउट ऑफ क्लास। तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा होगा?
इंडिपेंडेंट क्लोज वो होगा जिसकी अपनी मीनिंग कंप्लीट होगी। और इस सेंटेंस में है द फैमिली डिसाइडेड टू पुल देयर डॉटर्स आउट ऑफ द क्लास, ये इंडिपेंडेंट मीनिंग वाला हो गया। और एज जो लिंकिंग वर्ब जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें टाइम को इंडिकेट करने के लिए कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिए गए हैं, प्लेस को इंडिकेट करने के लिए कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, रीज़न एंड पर्पज़ के लिए, कंट्रास्ट के लिए और मैनर के लिए भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस है ना उसके स्टार्टिंग में आएगा। तो जब हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझ चुके हैं, अब हम एक न्यूज़पेपर का अगर कोई भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। जैसे कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ लिटरेचर ऑन रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स, here we will simplify the concept and enable you to approach your investment with a proper understanding। ये सारे sentences समझ पाएंगे हम सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि we will simplify the concept, बाद में एंड से कनेक्ट हुआ यानी कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, क्यों? हमने पढ़ा था जो छः हमारे जो कंजक्शंस थे जो ऐड होते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस के साथ, तो इसी तरह ये पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो हमें जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो कभी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉजेस की। तो वी मस्ट नो अबाउट क्लॉजेस के बारे में हमने पढ़ा है। इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, लेकिन ये जो क्लोजेस होते हैं, ये जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं जो हमारे सेंटेंस से जुड़े रहते हैं, ये भी अपना एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। सबसे पहला हमारा होता है नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज होता है, क्लोज एक ग्रुप होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, ये हम पढ़े थे। तो ये ग्रुप सब्जेक्ट और वर्ब का ये जो ग्रुप है अगर एज ए नाउन बिहेव करे तो ये नाउन क्लोज होगा। नाउन बिहेव कैसे करेगा? नाउन के जैसे बिहेव करेगा। यू कम टू मीट मी प्लीजेज मी, इसने मुझे खुशी दी, इस चीज़ ने मुझे खुशी दी। वो चीज़ क्या थी? तुम्हारा मुझसे मिलने आना। नाउन की तरह क्रिएट कर रहा है, एक हमारा सब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। खुशी देने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा मुझसे मिलने आना। तो ये हमारा एक नाउन की तरह काम कर रहा है। और नाउन भी कहाँ पे है? सब्जेक्ट की जगह पर है। तो ये हमारा नाउन क्लोज हो गया। आई थॉट दैट यू विल बी देयर, मुझे लगा, क्या लगा? कि तुम वहाँ पर होंगे। यह रिएक्ट कर रहा है एज ए नाउन। जब भी हमारा कोई क्लोज नाउन की तरह काम करता है तो वो नाउन क्लोज होता है। दैट यू हैव कम प्लीज़ मी, तुम आए, यह मुझे खुशी देता है। बात वही है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट और वर्ब यानी हमारे जो क्लोज है उसका जो रोल होता है वो डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। और अगर इसका एज ए नाउन की तरह यूज़ किया, यहाँ पे अगर हम कोई नाउन रखें, कोई वर्ड रखें, तो वो भी वो रोल पूरा करता है, वो कंप्लीट कर रहा है, तो वह है हमारा नाउन क्लोज होगा। अब वही सब्जेक्ट और वर्ब का जो एक ग्रुप है अगर वो किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज होगा, क्योंकि हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का। द क्लोज दैट परफॉर्म लाइक ए क्वालिटी और वर्क एज एन एडजेक्टिव, तो वो हमारा होगा एडजेक्टिव क्लोज। कैसे होगा? जैसे कि मोहन हु इज़ योर पियोन इज़ हर ब्रदर। मोहन हु इज़ योर पियोन, मोहन की क्वालिटी बता रहा है, वो है मोहन जो तुम्हारा पियोन है। ठीक है, तो मोहन की क्वालिटी बताने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया गया, इस क्लोज का यूज़ किया गया है। तो जहाँ पे क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो एडजेक्टिव क्लोज होता है। जैसे कि द अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, टूटे हुए हैंडल वाला जो है छाता है वो मेरा है, छाते की क्वालिटी बता रहा है। तो ये भी क्लोज क्या था? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और सब्जेक्ट और वर्ब का एक अरेंजमेंट वाला एक फॉर्म होती है जिसे हम क्लोज बोलते हैं। सेंटेंस और क्लोज में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेंटेंस भी को ही क्लोज बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अगर कोई क्लोज एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है तो हमारा एडजेक्टिव क्लोज होगा।
हम समझ चुके हैं कि नाउन क्लोज क्या होता है। अगर हमारा क्लोज नाउन की तरह रिएक्ट करता है तो नाउन क्लोज हो गया, एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करता है तो एडजेक्टिव हो गया। अब एडवर्ब क्लोज क्या होता है, तो अगर हमारा जो क्लोज है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे, जैसे कि दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग कम। एडवर्ब काम क्या करती है, एडवर्ब हमारी वर्ब के मैनर को, टाइम को और प्लेस को दर्शाती है। हमने बात करी थी पीछे एडवर्बियल वाले में सेक्शन में। तो दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग कम, जब शाम आई तब वो रेस्ट कर रहे थे। तो रेस्ट करने का जो टाइम है वह बता रहा है हमारा पर्टिकुलर क्लोज, और जब वो क्लोज वर्ब की प्लेस को, टाइम को या मैनर को बताता है तो वो हमारा एडवर्ब क्लोज होता है। और ये जो क्लोजेस वाला सेक्शन होता है वो हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले सीक्वेंस में। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें हम पहचानेंगे कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, और अगर कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कौन सा क्लोज है। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है माई डॉग प्लेड फेच एट द पार्क। ठीक है, माई डॉग प्लेड फेच एट द पार्क। सब्जेक्ट भी एक है, वर्ब भी एक है और सेंटेंस भी सिंपल है हमारा, कोई भी कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, अपनी सिंपल मीनिंग दे रहा है बिना किसी कंजक्शन के, बिना डबल सब्जेक्ट के और बिना डबल वर्ब के। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस की बात करें, इफ द डॉग गोज टू द कंट्री फेयर ही विल ईट पॉपकॉर्न। इफ़ आ गया हमारा, ठीक है, डॉग गोज टू कंट्री फेयर और ही विल ईट पॉपकॉर्न, दो सेंटेंसेस है। तो यानी अब हमने बात करी थी कि हमारे कौन से होते, सात होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के वर्ड सिम्टम्स, जिससे हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा कंपाउंड है और कौन सा नहीं है। इसके लिए हमने बात की थी फॉर एंड नोर बट और येट सो, फॉर एंड नोर बट और येट सो, इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो जो बचा हुआ है, अब कॉम्प्लेक्स वाले में हमने बात करी थी कंडीशन को दर्शाने की, तो इफ़ का अगर यूज़ आ गया तो वह हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला। जैसे कि इफ़ द डॉग गोज टू कंट्री फेयर ही विल ईट पॉपकॉर्न, तो यह हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ़ यू मेक pancakes you should serve them like syrup or else they will do dry। if आ गया, यहाँ पे हमारे 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, you should serve them with syrup, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब ये तो हमारा था सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका। अब हम देखेंगे कि क्लोजेस को कैसे पहचानेंगे। दैट वॉज द फाइनल रेस आई लॉस्ट, जो मैंने खोदी थी ना वो सबसे लास्ट वाली रेस थी। द बिल्डर हु इरेक्ट वेरी फाइन हाउसेज विल मेक ए लार्ज प्रॉफिट। तो ये बिल्डर की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। शुभम who was Simba's jealous and wicked uncle threatened to take over Pride Rock। तो who was Simba's jealous and wicked uncle, ये हमारा फ्रेज हो गया शुभम की क्वालिटी, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, इसी तरह आई सो हिम वेयर वी फर्स्ट मीट, वेयर प्लेस बता रहा है, हमारी वर्ब के बारे का, वर्ब का मैनर बता रहा है, टाइम बता रहा हो या प्लेस बता रहा हो, तो वो हमारा होता है एडवर्बियल क्लोज। शी वॉज सडन्ड बाई वॉट शी हैज़ रीड, तो जो उसने पढ़ा उससे वो उदास हो गई, सैडन्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवर्बियल क्लोज। क्यों, क्योंकि हमारी जो नाउन है सैड होने की, उसकी मैनर को बता रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सेंटेंसेस के बारे में बात करी है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करी है, फिर क्लोजेस के बारे में बात करी है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो एक बार इस वीडियो को पूरा फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे ट्यून टू लाइट वे टू स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।